गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर। तो लास्ट वीक सर जो हमारा चल रहा था, लास्ट वीक हम लोग अरुणाचल जी के खत्म किए थे, है ना। 3 लेक्चर्स लगे थे। जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें थी वो हम लोगों ने पिछली 3 क्लासेस में डिस्कस कर ली थी। उसका जो रिकॉर्डिंग है वो नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है अरुणाचल जी के नाम से, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अब वापस से सर करंट अफेयर्स क्लासेस हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। मई मंथ का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे। जहां तक कर लिया था अराउंड 76 क्वेश्चंस कर लिए थे। उसके आगे आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ऑल राइट, क्लियर है। ठीक है, चलिए जी। तो आगे बढ़े उससे पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए सर, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पुराना रिवाइज हो जाए, काफी टाइम बाद क्लास हो रही है, 1 हफ्ते बाद। क्वेश्चन नंबर 71 बताइएगा। 71, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द होस्ट ऑफ 2027 विमेंस वर्ल्ड कप? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द होस्ट ऑफ 2027 विमेंस वर्ल्ड कप? ये हम लोग देख चुके हैं सर पिछली क्लासेस में। क्वेश्चन लास्ट जो क्लास थी आपका करंट अफेयर्स की, उसमें हमने इसकी बात करी थी। बताइए जरा। हाँ जी बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर क्या था? इसका करेक्ट आंसर था आपका ब्राजील। ऑलराइट, तो लास्ट क्वेश्चन ये था सर आपका। हाँ, लास्ट क्वेश्चन हमने ये करा था। इंडियन पैरा एथलीट दीप्ति जीवांजी हैज सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 55.0 सेकंड इन विमेंस 400 T20 कैटेगरी एट द ऑनगोइंग पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024. This championship is being held at which of the following places? पेरिस, दुबई, कोबे, रियो डी जेनेरियो। करेक्ट आंसर बताना है सर। बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर था कोबे जापान। ठीक है, कोबे जापान इज द करेक्ट आंसर। यहां तक हम लोग करके आ चुके थे, इसके आगे आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, आज यहां से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 से। कलर बढ़िया लगता है ना, चेंज करना हो बता देना, इतना तो हो ही जाएगा। Which of the following organization has issued a stringent मतलब strict warning to traders, fruit handlers and food business operators regarding the use of calcium carbide for artificial ripening of fruits? जैसे मान लो कच्चे फल हैं, उनको पकाने के लिए कई बार जो ट्रेडर्स होते हैं वो किसका यूज करते हैं? कैल्शियम कार्बाइड का, जो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। तो उसके रिगार्डिंग कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक वार्निंग इशू करी है? किस किस को सर? जो भी ट्रेडर्स हैं या जो भी फ्रूट को हैंडल करते हैं या जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, कि आप लोग कैल्शियम कार्बाइड का यूज नहीं करेंगे फल को जल्दी पकाने के लिए। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर सकती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वैसे तो कॉमन सेंस का सवाल है, थोड़ा बहुत अगर आप जानते होगे इजीली बता दोगे सर। फूड से रिलेटेड, ठीक है, जितने भी प्रोसेस फूड होता है या जितना भी फूडिंग से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंडिया में कौन सेट करता है? फसाई सेट करता है। ठीक है, फसाई सेट करता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर इसमें सर फसाई हो जाएगा। और फसाई की फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी फसाई के बारे में भी आगे स्लाइड में बात कर लेंगे। अभी यहां पे बात कर लेते हैं सर कैल्शियम कार्बाइड की। ठीक है, इसको मसाला भी कहा जाता है। इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज केमिकल्स फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स।
कैल्शियम कार्बाइड हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। क्यों नहीं ठीक होता है? इसमें सर आर्सेनिक होता है, ठीक है, फॉस्फोरस होता है, और आर्सेनिक जैसे एलिमेंट तो सर आपका पॉल्यूटेंट्स की कैटेगरी में भी आते हैं। और जब ये पानी के साथ आपका इसमें क्या है सर, आर्सेनिक है और क्या है, फॉस्फोरस है, ठीक है। जब ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा, पानी के साथ, तो आपको क्या बना के देगा, एसिटाइलिन गैस गैस, ठीक है, एसिटाइलिन गैस, या उसको कॉमन भाषा में कार्बाइड गैस भी कहते हैं, ठीक है। तो कंजम्पशन ऑफ कार्बाइड ripened fruits may cause several harmful effects as calcium carbide has carcinogenic properties। carcinogenic properties मतलब इससे कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर से रिलेटेड है, तो ये कैंसर कॉजिंग प्रॉब्लम भी आपका बना सकता है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को इम्पैक्ट कर सकता है। तो इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बस थोड़ा बहुत ये याद रख लेना, कैल्शियम कार्बाइड इज हार्मफुल। किस में यूज हो जाता है? आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में यूज हो जाता है। और ये कौन सी गैस बनाता है? पानी से रिएक्ट करके एसिटाइलिन गैस, जिसे कार्बाइड गैस भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरा लिखा है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये आर्टिफिशियली पकाया गया फल है, ठीक है। और कार्बाइड यूज को कंट्रोल करने के लिए जो लीगल प्रोविजंस है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी, वो ये आपको स्लाइड में मिल जाएगी। इसके बाद फसाई के बारे में बात कर लेते हैं। फसाई, कोई भी गवर्नमेंट अगर बॉडी आप पढ़ते हो, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी अगर आप पढ़ते हो, तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है, मतलब ये कभी कभी पूछ सकता है कि ये कोई भी बॉडी वो स्टैच्यूटरी है, एग्जीक्यूटिव है, या कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर उस बॉडी के बारे में संविधान में लिखा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर पार्लियामेंट के कानून से बनी तो स्टैच्यूटरी है, या लेजिस्लेटिव भी कह देते हैं। और अगर कोई कानून नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास करके उस बॉडी को बना दिया, तो वो एग्जीक्यूटिव बॉडी हो जाएगी। तो फसाई इनमें से क्या है सर? फसाई एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड इट इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी, क्योंकि इसके लिए कानून बना है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2006, ठीक है। किस कानून के तहत बनी है ये याद रखना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑफ 2006। और किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा फसाई को। चलिए जी, ये बात हो गई फसाई की। कोई डाउट हो तो बताइए। ये सब हेड कांस्टेबल में। देखो हेड कांस्टेबल में अभी एक कंफ्यूजन थोड़ा सा हो गया है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। पहले 21 जुलाई को था, तो इस बार एक्सपेक्टेड कि जून तक का करंट अफेयर्स कर लो, अब अगस्त में शिफ्ट हो गया है। तो अगर पेपर बन गया होगा तो जून तक का पूछेगा, लेकिन मान लो अगर अभी पेपर नहीं बना होगा तो आपको जुलाई तक का करके जाना है, ठीक है। टू बी ऑन द सेफ साइड जुलाई तक का करके जाएंगे। तो जुलाई जैसी कंप्लीट होने की होगी तो जुलाई के भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये फसाई से रिलेटेड बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 78। और देखो एक चीज आप समझ लो, जैसे आप पूछ रहे हो हेड कांस्टेबल में आएगा कि नहीं, ये जरूरी नहीं है डायरेक्ट यही क्वेश्चन उठ के आ जाए। इनसे रिलेटेड जो हम फैक्ट्स पढ़ते हैं इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। हो सकता है वो पूछे फसाई का कानून किस साल में पास हुआ था, तो भले ही वो क्वेश्चन में नहीं था आपका, लेकिन इसीलिए मैंने ये एक्स्ट्रा चीजें कवर कर रखी हैं ताकि इनडायरेक्टली भी अगर आपसे इससे रिलेटेड सवाल पूछे तो आप कर पाओ। Recently, which of the following organization has received King Hassan II of Morocco Great World Water Prize at the 10th World Water Forum in Bali, Indonesia? बताइए सर, which of the following organizations has received King Hassan II of Morocco Great World Water Prize at 10th World Water Forum in Bali, Indonesia? WMO, IRRI, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर आपका फाओ है, या यूएनईपी है? बताइए सर। किंग हसन टू ऑफ मोरक्को मतलब मोरक्को के राजा के नाम पे ये प्राइज है, ग्रेट वर्ल्ड वाटर प्राइज, ठीक है। तो किसने जीता है? देखो पानी से रिलेटेड लग रहा है सर ये तो थोड़ा,
करेक्ट आंसर की बात करें तो फाओ। ठीक है, किसने जीता ये अवार्ड? फाओ ने जीता, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, फाओ पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आपका एपीएसएसबी ने पूछा था, फाओ का हेडक्वार्टर पूछा था। तो फाओ का हेडक्वार्टर ध्यान रखना कहां पर है सर आपका? रोम, इटली। रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली, तो वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। दूसरा, इसी की तरह और भी जैसे एग्रीकल्चर और फूड से रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे एक है आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और दूसरा है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो फाओ का तो हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया, रोम इटली। अब आपका होमवर्क ये है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, और इंटरनेशनल फूड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इनके हेडक्वार्टर भी बताने हैं आपको। ठीक है, आज जाके इनके हेडक्वार्टर्स भी एक बार देख लेना कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है एंड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। कभी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ो तो उसके हेडक्वार्टर सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए। ठीक है, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ो तो सबसे पहले क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपसे वही पूछता है। अच्छा, आप लोगों में से फर्स्ट क्लास किस किस का आज? बाकी लोग ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 79, recently which of the following state government has allotted 30 acres of grassland to conserve the endangered polo ponies? अभी बात करेंगे पोलो पोनीज क्या है सर, और किस गवर्नमेंट ने इनके कंजर्वेशन के लिए 30 एकर्स ऑफ ग्रासलैंड दिया है। पोलो पोनीज एनिमल है, एक टाइप ऑफ एनिमल है, अभी दिखाऊंगा, फोटो देखती समझ जाओगे आप लोग। दूसरा, ये देखो इनके लिए ग्रासलैंड दिए गए हैं। ठीक है, ग्रासलैंड देने का मतलब ये क्या है सर? ये ग्रेज करते हैं, ठीक है, चरते हैं जमीन को, जमीन पे, तो वही इनका खाना, मतलब घास फूस वगैरह ये खाने वाले एनिमल्स हैं। तो इसीलिए इनके कंजर्वेशन के लिए 30 एकर्स ऑफ ग्रासलैंड अलॉट किया है। किस गवर्नमेंट ने किया? दैट इज द क्वेश्चन। हाँ, फर्स्ट क्लास वाला कौन कौन है सर आज? कोई नहीं है क्या? देखो अगर हाँ फर्स्ट क्लास है भी, या एक हफ्ते बाद क्लास हो रही है तो शायद आप लोग भूल गए हो, तो इसका जो पीडीएफ है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पीएससी की यूट्यूब चैनल पे चले आना, रिकॉर्डिंग भी, ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग और पीडीएफ वो यूट्यूब पे मिल जाएगा। यूट्यूब पे कल इसका वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा, उसी के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक आप वहां पा सकते हैं। चलिए जी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका सर जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज मणिपुर। किस गवर्नमेंट ने अलोकेट किया है सर? मणिपुर ने किया है। तो ये पोलो पोनीज कहां पर आपको देखने को मिलेंगे? मणिपुर में देखने को मिलेंगे, है ना। ये मतलब एक तरीके के जैसे घोड़े होते हैं, उन्हीं की एक आप कह सकते हो मिली जुली स्पीशी है ये। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया हिमांशु जी। वही मैं बताना चाह रहा था, खाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है सब आपका ज्यादातर देखोगे रोम इटली हेडक्वार्टर मिल जाते हैं, तो ये चीज थोड़ी सी कॉमन है उनमें। हम्म, ये अच्छा, ये साइबर एजेंसी रिलेटेड है। रिसेंटली डिफेंस साइबर एजेंसी, ठीक है, क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? Recently, Defense Cyber Agency has conducted an exercise to further develop cyber defense capability
of all cyber security organizations and promote synergy amongst all stakeholders. What is the name of this exercise? Exercise cyber health, exercise cyber सुरक्षा, exercise cyber शरण, exercise cyber बचाव. ठीक है, तो डिफेंस साइबर एजेंसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक साइबर डिफेंस कैपेबिलिटी को डेवलप करने के लिए एक एक्सरसाइज और अरेंज कराई थी. ठीक है, साइबर मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड. तो एक्सरसाइज का नाम पूछ रहा है. जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती है, इसी तरह से आज के टाइम में अगर आप देखो कंप्यूटर वॉरफेयर भी एक बड़ा चैलेंज है. एक कंट्री दूसरे कंट्री के कंप्यूटर्स हैक कर सकती है, तो उससे एस्पिनाज हो सकता है, तो उन सबको भी डील करना हमें आना चाहिए. जैसे इंडिया में कई बार ये दिक्कतें हो जाती हैं, तो उन सब से डील करने के लिए एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराई है साइबर डिफेंस साइबर एजेंसी ने. तो एक्सरसाइज का सर नेम क्या है? एक्सरसाइज का नेम है एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा. ठीक है, एक्सरसाइज का सर आपका नेम है एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा. अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, डिफेंस साइबर एजेंसी क्या है सर? डिफेंस साइबर एजेंसी is a tri-service command of the Indian Armed Forces that is responsible for handling cyber security threats. यानी आपका जो तीनों हमारी फोर्सेस हैं ना, नेवी है, आपका आर्मी है और आपका एयर फोर्स है, तीनों का एक ट्राई सर्विस कमांड है. तो उनकी जितनी भी साइबर से रिलेटेड सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनको कौन डील करता है सर? आपका डिफेंस साइबर एजेंसी डील करता है. ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, डिफेंस साइबर एजेंसी इसको डील करता है. चलिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 80. नेक्स्ट पे आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 81. देखो, मुश्किल से 10, ऑन एन एवरेज करीब 10 12 13 इतने ही क्वेश्चंस हम लोग डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं, है ना. तो ये एक बस मेन चीज ये रहती है, कंटिन्यूअस एक्सरसाइज रहती है. तो मैं नहीं चाहता हूं इसको आप एज ए बर्डन ट्रीट करो कि अरे ये भी एक क्लास है. तो ये क्लास के बियॉन्ड एक इंटरेक्टिव सेशन रहे, जिसमें आप बस आओ, डेली 10 क्वेश्चन के करीब प्रैक्टिस करो और चले जाओ. उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो एक बार सुन लो, उससे रिलेटेड आप अपने नोट्स बना लो, दैट्स इट. ठीक है, उतना करने की कोशिश करो सर. आप इसको एज ए बर्डन अगर आप ट्रीट करोगे तो वो अलग एक क्लास बन गई आपके लिए. इसीलिए मतलब मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराता हूँ, 10 से 12 ही करीब करीब करा के चलता हूँ, ताकि एक कंटिन्यूटी में रहे, वो ज्यादा जरूरी है. एक दिन में आगे 50 क्वेश्चन हम करा के चले आए, है ना, तो फिर बाकी दिन कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उससे बेहतर है डेली थोड़ा थोड़ा हम करते हुए चलेंगे. ठीक है, चलो, दैट इज नेक्स्ट आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 81. इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इन रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024. India has been ranked at which of the following position in recently released World Economic Forum's Travel and Tourism डेवलपमेंट इंडेक्स? चार ऑप्शन है, 38, 39, 40, 42. बताइए सर. इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इन रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024. हाँ जी सर. India has been ranked at which of the following position in recently released World Economic Forums? ऑप्शन को देखना है, देखो सर, देखो अच्छे से देखो, 38, 39, 40, 42 दिख रहे हैं सर? हाँ जी हिमांशु जी, बताइए.
ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं? अब तो दिख रहे होंगे, 38, 39, 40, 42। देखो कुछ सेक्शंस होते हैं करंट अफेयर्स के, जैसे बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चन हो गए, मिलिट्री एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए, या फिर रैंक्स एंड इंडाइसिस के क्वेश्चन हो गए। तो उन्हीं की तरह ये मतलब ये सब क्या है, कैटेगरीज है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में आपके एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। स्पोर्ट्स एक बड़ा सेक्शन है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलेंगे। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी क्या है सर, एक रैंक्स एंड इंडाइसिस है, मतलब इंडिया की किस इंटरनेशनल रैंक में क्या रैंकिंग आ रही है, उस पे भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड यहाँ पर हमारी रैंकिंग कितनी आई है, 39 आई है इधर, ठीक है, 39 आई है। हाँ जी सर, 39। ये तो देखो मैं देखना भूल गया, इसमें टॉप किसने करा है। ये एक बार आप देख लेना इसको, टॉप किसने करा है। इंडिया की रैंक तो आपकी 39 है। अच्छा एक चीज और, कुछ इंडेक्स ऐसी होती हैं जिन्हें कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, सारी इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ इंडेक्स ऐसी होती है जिनको कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, कोई ऐसी रिपोर्ट होती है जो कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे ये आपकी रिपोर्ट है, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको कौन निकालता है सर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका भी हेडक्वार्टर कमेंट करके बताइएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो इसकी जो रैंकिंग है वो कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट में हमारी रैंकिंग इंप्रूव करी है, और अभी फिलहाल कितनी रैंक हो गई है सर आपका, 39, ठीक है। हाँ जी सर, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। चलिए फिर मूव करते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82। ये भी सर एक अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, अवार्ड भी एक सेक्शन है करंट अफेयर्स का। विच हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023? हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023? मेजर सुमन गवानी, मेजर राधिका सेन, शक्ति देवी, या फिर कर्नल सुचिता शेखर। चार ऑप्शन दिए गए हैं सर। एक्चुअली ये जो पीस कीपिंग मिशन होते हैं उसका ये अवार्ड है, उसको नाम दिया गया है यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, उसका एक टाइप है। तो सवाल ये है सर, इनमें से किसको ये अवार्ड मिला है? तो करेक्ट आंसर इज मेजर राधिका सेन, ठीक है। तो जो आपका इंडियन मिलिट्री पीस कीपर फोर्स है उसका वो पार्ट है, तो उनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। फॉर हर डेडिकेशन एंड एफर्ट्स इन प्रोमोटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1325 ऑन विमेन पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। चलो ये अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। चलो जी, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 82। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 83। 83 क्या है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव बिकम 99th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। तो इसका जब भी कोई नया मेंबर ऐड होता है तो हम उस पर डिस्कशन जरूर करते हैं। तो अभी एक और नया मेंबर बना है, 99th मेंबर बना इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। वही क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वो कंट्री है, बताइए जरा। बाकी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी बताइए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो लीडर है वो इंडिया है। इंडिया और फ्रांस का ये इनिशिएटिव था, इनका पर्पस ये था कि जितनी भी ट्रॉपिकल कंट्रीज है उसको हम जोड़ें। ट्रॉपिकल कंट्रीज कौन सी सर? ये इक्वेटर है हमारा, और ऊपर वाली लाइन, नीचे वाली लाइन, ये जो आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ,
इस ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच में जो कंट्री लाई करती हैं वो हो गई ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो जो सबसे ज्यादा सनलाइट है सर, तो जो सबसे ज्यादा सनलाइट है वो इसी रीजन को मिलती है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर सनलाइट इस रीजन को सबसे ज्यादा मिल रही है तो सोलर एनर्जी भी यही लोग सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। अब सोलर एनर्जी को अब अंटार्कटिका में जाके प्रोड्यूस करो तो उतना बेनिफिट नहीं देगा जितना अफ्रीका, इंडिया जैसे कंट्रीज में देगा। तो हमारा ये इनिशिएटिव है, जितनी भी ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं उनको आपस में जोड़े, ठीक है। हमारा वो थीम भी यही है सर, मोटिव क्या है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ताकि ये सारी कंट्रीज मिलके सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करें। कोई कम प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको ये ट्रांसफर कर दें, तो एक पूरा ग्रिड बन जाए सर कनेक्शन का, सोलर एनर्जी का, ताकि सारी कंट्रीज एक दूसरे की मदद करके मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी की जो फुलफिलमेंट है वो सोलर एनर्जी से पूरी कर पाए। कुल मिला के सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए ये अलायंस बनाया गया है। तो 99th मेंबर इसका कौन बना है, दैट इज द क्वेश्चन। नहीं सर, ये यूनेस्को नहीं है, क्या आप पेरिस बोल रहे हो। अभी इसका इंटरिम हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया में ही है, गुरुग्राम। गुरुग्राम कहां पर है सर, इट इज इन हरियाणा, ठीक है। दिल्ली एनसीआर का भी पार्ट है वैसे ही। तो गुरुग्राम इज द अभी इंटरिम सेक्रेटेरिएट आप कह सकते हो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। बाकी 99th मेंबर कौन बना है, स्पेन बना है। इसी बात पे कैपिटल बता दूं सर स्पेन की, ठीक है। मतलब इससे आसान सवाल आज आपके लिए कुछ नहीं होगा, स्पेन की कैपिटल। तो ये कोलैबोरेशन किस लिए बनाया गया, फॉर द इंक्रीज डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज, ठीक है। चलिए सर, तो स्पेन की कैपिटल बता ही देना, मैड्रिड है वैसे, बता ही दोगे आप तो। क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाओ सर। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट on rangelands and pastoralists, ठीक है। According to the recently released Global Land Outlook thematic report on rangelands and pastoralists, up to 50% of Earth's vast rangelands are degraded. Which of the following organization has released this report? जैसे मैंने बताया कि कोई जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, है ना, तो उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो कभी कभी पूछ लेता है कि ये कौन पब्लिश करता है ये रिपोर्ट। तो जैसे ये रिपोर्ट है, ये सर किससे रिलेटेड है, रेंज लैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट से रिलेटेड है। रेंज लैंड क्या होते हैं सर, जो ग्रेजिंग वाले एरिया होते हैं ना, जहां पे घास चरवाई जाती है, ग्रेजिंग एरिया, उन्हीं को क्या कहा जाता है, रेंज लैंड्स कहा जाता है, ठीक है। और पैस्टोरलिस्ट कौन आते हैं, एक तरीके के आपका जो नोमैड्स होते हैं, वो आपका जो घास चरवा रहे हैं, दोज आर पैस्टोरलिस्ट। तो उन्हीं के रिलेटेड ये रिपोर्ट है। इनका कहना है कि जो 50% दुनिया के बड़े बड़े रेंज लैंड्स हैं, रेंज लैंड्स मतलब वही ग्रेजिंग एरिया, दे आर नाउ डिग्रेडेड। डिग्रेडेड मतलब घास नहीं उग रही है, घास नहीं उग रही है तो जो ग्रेजिंग का काम है, जो जानवर वहां चरते थे वो कैसे चरेंगे, तो जानवरों के लिए भी दिक्कत की बात हो गई है। तो सवाल यह है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। एक तो है यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी, दूसरा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूएनएफसीसीसी, तीसरा है आईपीसीसी। अब इसमें देखो सारी ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं आपको बेसिक आइडिया दूं तो इनका काम क्या है वो लिखा हुआ है। दुनिया भर में जो लैंड्स डिग्रेड होते जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए यूएनसीसीडी बना है। बाकी जो हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कम हो रही है, वैरायटी ऑफ स्पीशीज कम हो रही है, उन्हें कंट्रोल करने के लिए सीबीडी बना है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यूएनएफसीसीसी किस लिए बना है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए बना है। आईपीसीसी क्या है, ये पैनल बताता है सर, जो रिपोर्ट आती है ना कि एवरेज टेम्परेचर 1% बढ़ गया है, 1.5% पे इतनी तबाही हो जाएगी, 2% पे इतनी तबाही हो जाएगी। तो ये सारी जो क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट है वो कौन दे रहा है, वो आईपीसीसी दे रहा है। तो अगर चारों के आपको फंक्शंस क्लियर हैं, है ना, इनके नीचे आपको क्लियर हैं, तो ऑब्वियसली आप आसानी से बता सकते हो करेक्ट आंसर क्या होगा। यस और नो बता सकते हैं सर कि नहीं बता सकते हैं। तो ये भी किससे रिलेटेड बात हो रही है, यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड बात हो रही है।
और लैंड डिग्रेडेशन के लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बताइए जरा। अब तो सर कमेंट कर सकते हैं, अब तो मैंने बता दिया, काफी हद तक हिंट दे दी, अब तो ऑलमोस्ट क्लियर ही है। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज यूएनसीसीडी। ठीक है, तो ये जो आपकी रिपोर्ट है वो कौन पब्लिश किया है, यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन। इसके बारे में भी कभी डिस्कस करेंगे। आज मेरे को करना था ये, शायद इसके रिलेटेड कंटेंट मेरे को ऐड करना था, स्किप हो गया शायद। कोई दिक्कत नहीं, अब दोबारा कभी आएगा फिर इसको कभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने रेंज लैंड से रिलेटेड जो डिग्रेडेशन हो रही है कि दुनिया भर का जितना भी रेंज लैंड है उसका आधा लगभग निपट गया, आर डिग्रेडेड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, when we cut down a forest, when we see 100-year-old tree fall, it rightly evokes an emotional response in many of us. The conversion of ancient rangelands, on the other hand, happens in silence and generates little public reaction. ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जंगल हैं, जंगल साफ किए जा रहे हैं, रेंज लैंड साफ किए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, सोसाइटीज बन रही हैं, तो वहां पर लोग शांत हैं। ठीक है, शांत हैं, पब्लिक रिएक्शन कम आता है, जिसकी वजह से इजीली सारा काम होता चला जा रहा है। और कहीं ना कहीं यही चीजें आगे चल के फिर एनवायरमेंट प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ाएंगी। हाँ जी, पीडीएफ तो मंथली वाला मिलेगा आपको, इसी की पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 85 पे आ जाओ सर। 85 कह रहा है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटिंग द को-फायरिंग ऑफ 20% टोरिफाइड बायोमास एट यूनिट नंबर 4 इन तांडा इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये सब इससे मतलब नहीं है। सवाल ये है कि सर 20% टोरिफाइड बायोमास की को फायरिंग अचीव कर ली गई है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज अचीव्ड। देखो ये मैं समझा देता हूं कहने का मतलब क्या है। जैसे कोल कंपनी होती है, वो क्या जलाती है सर, कोयला जलाती है। अब कोयले से क्या होता है सर, कार्बन एमिशन होता है, तो वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो एक टोरिफाइड बायोमास देखा गया, ये एक इस तरह, मतलब ये क्या है, ये भी कोल की तरह होता है। ठीक है, इसको आप कोल के साथ जला सकते हो, ये भी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये उतना पॉल्यूशन नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं को फायरिंग। को फायरिंग मतलब साथ में जलाना, यानी कोल के साथ, यानी अगर 80% कोल है तो 20% उसके साथ क्या जलाया जा रहा है, टोरिफाइड बायोमास जलाया जा रहा है, ये वो कहना चाह रहा है। तो ये जो को फायरिंग है 20% की, वो किसने अचीव की है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज अचीव्ड इट। जैसे बायोडीजल आ रहा है, ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है। आप कई जगह दिल्ली वगैरह में देखोगे पेट्रोल पंप से वहां लिखा होता है E20, यानी उस पेट्रोल में 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर दी गई है। तो इथेनॉल की वजह से उसका जो पॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा सर, आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो सेम काम यहाँ पर हो रहा है, पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए कोयले का परसेंटेज थोड़ा कम कर दिया है, उसकी जगह क्या यूज कर रहे हैं सर, आपका टोरिफाइड बायोमास यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 85। करेक्ट आंसर इज एनटीपीसी लिमिटेड। ये किसने अचीव किया, एनटीपीसी लिमिटेड। टोरिफाइड बायोमास इज अ कोल लाइक मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग बायोमास इन अ लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट। ठीक है, चलिए सर, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, इज दैट क्लियर और नॉट।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 86 पे। Recently, for the first time, market capitalization of companies listed on Bombay Stock Exchange has reached a historic $5 trillion. With this, India has become which country in terms of market cap? ठीक है, तो जितनी भी मतलब कंपनीज है, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंपनीज लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है उस पे जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं सबकी अपनी अपनी वैल्यूज होती हैं, तो उसको टोटल करा जाता है तो आपको क्या मिलता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन मिलता है। ठीक है, मार्केट कैपिटल, जितनी भी उनकी वैल्यूज होती है हर एक कंपनी की, तो उसका टोटल करोगे तो वो मार्केट कैपिटल। तो अभी बीएसई के पास जितनी कंपनीज लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है, उनका मार्केट कैपिटल जोड़ा गया तो वो था सर आपका $5 ट्रिलियन। इतिहास में बीएसई के पास पहली बार इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन आया है। ठीक है, अब उसकी वजह से अगर रैंकिंग देखी जाए मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से स्टॉक एक्सचेंजेस की दुनिया भर में, तो भारत का जो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, कौन से नंबर का स्टॉक एक्सचेंज बन गया है? थर्ड, फिफ्थ, थर्ड, सिक्स, फोर्थ, फिफ्थ? हाँ जी सर, कौन से नंबर का बन गया है? ठीक है, फिफ्थ नंबर का। तो मार्केट कैप ऑफ बीएसई फर्म्स हिट्स $5 ट्रिलियन फॉर फर्स्ट टाइम। तो इंडिया नाउ हैज बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। तो कौन से कंट्रीज के बाद? आफ्टर द यूएसए। यूएसए का सर $55 ट्रिलियन है, हम अभी $5 ट्रिलियन पहुंचे। फिर चाइना का है $9 ट्रिलियन, मतलब यूएस चाइना में कितना डिफरेंस है। फिर है सर आपका जापान का $6.1 ट्रिलियन। फिर है हांगकांग का $5.5 ट्रिलियन। उसके बाद अपना है $5 ट्रिलियन का। ठीक है सर, ऑल राइट। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 86। चलिए जी, तो ये आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग फिर सर आपका अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डेली क्लास चलता रहेगा, डेली क्वेश्चन डिस्कशन चलता रहेगा, आराम आराम से आप लोग भी स्मूथली उसको प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है ना, और अब जनवरी फरवरी में भी नहीं जाना है, मार्च से स्टार्ट कर दो सर आप लोग। ठीक है, सीजीएल वगैरह दे रहे हो तो मार्च से स्टार्ट कर दो। चलिए सर, ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, कलीग्स के साथ शेयर कर देंगे, कुछ भी सीखने को फायदा मिला हो। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।